बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान, अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। रमज़ान करीम, आपको सबको 5वां रोज़ा मुबारक हो। होप सो कि आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, और जो इंटरनेशनल नाजरीन है हमारे देखने वाले, उनका छठा रोज़ा है, वो एक स्टेप हमसे आगे जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशान हैं। अल्लाह ताला हमें जो अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दिए हुए हैं, उनके साथ जो परेशान हाल हैं, अपने रिसोर्सेज शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। आपने देखा होगा कि आज की जो थीम है मेरे कलर की, कलर जो है, थीम कलर है, वो पिंक है। तो इट मीन्स कि जो मेरा आज का प्रोग्राम है प्योरली वो वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए डिवोट किया हुआ है। पिंक थीम इंटरनेशनली एक साइन है गर्ल्स के लिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो फेमिनिज्म एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे है। आज की पर्सनैलिटी जो है, जो यंग गन है, इंस्पायरिंग यंग पर्सनैलिटी, मैं खुद उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। एलिमिनेट कर रहे हैं पाकिस्तान को पिछले मोर देन 8 ईयर्स से इन द फील्ड ऑफ वॉलंटरी सर्विसेज, यूथ पार्लियामेंट, फेडरल कैबिनेट। फाउंडर हैं सबाउन के। एजुकेशन रिफॉर्म्स कैंपेन में बहुत काम कर चुके हैं थ्रू आउट द पाकिस्तान, और इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया पाकिस्तानी यूथ को, नेशनल और ग्लोबली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके हैं। राइटर हैं वेरियस आर्टिकल के ऑन वुमेन एम्पावरमेंट और लीडरशिप के। माशाल्लाह से अगर उनके क्रेडेंशियल बैक की तरफ जाएं तो मास्टर्स किया हुआ है जेंडर स्टडीज में, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। और अगर उनकी अचीवमेंट की बात करें तो लॉन्ग लिस्ट है, मेरा प्रोग्राम कम और उनकी लिस्ट बढ़ जाएगी। कुछ उसमें से चंक्स दे देते हैं आपको। विनर है माशाल्लाह टॉप 10 वॉलंटियर अवार्ड फ्रॉम INCITMENT 2017 में उन्होंने ये अवार्ड विन किया। बेस्ट लीडर अवार्ड बाय IYF 2017 में उन्होंने ये गेन किया। बेस्ट फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट KFAW 2015 में ये अचीव कर चुके हैं माशाल्लाह से। विनर ऑफ प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ बेस्ट वॉलंटियर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें ये अवार्ड दिया 2015 में। 22 करोड़ 23 करोड़ अवाम में से ही इज द ब्लेस्ड वन जिसने ये अवार्ड विन किया था। ही इज द ओनली वन, ही इज द ओनली यंग गन जिसने पाकिस्तान के लिए ये एजाज लिया। नेशनल यूथ लीडर अवार्ड 2014 में। इतने अवार्ड, इतनी सर्टिफिकेट और इतनी असनाद हैं कि प्रोग्राम का टाइम कम है। लेट्स वेलकम करते हैं अपने ऑनरेबल यंग इंस्पायरिंग गेस्ट सबूर अहमद काकड़, जिनको मैं टैग देता हूं कि एक फेमिनिस्ट हैं और इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। जी सबूर, वेलकम करते हैं अपने शो अनफोल्ड विद यासिर खान में। प्लीज अनफोल्ड कीजिए अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यासिर खान साहब, आपको और आपके तमाम व्यूवर्स को पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, सबको रमज़ान करीम मुबारक हो। बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिस तरीके से आप हमेशा मुझे एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सा मैं खुद को अनफोल्ड करता हूँ। मेरा ताल्लुक लोरलाई से है। लोरलाई बलूचिस्तान का एक ज़िला है और मैंने मास्टर्स कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से किया है। प्रोफेशनली करियर का आगाज मैंने वॉलंटियरिज्म से किया है। जब पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया था ज़ियारत में, और उसके बाद फ्लड आया था 2009-10 में, और तब से लेके मैं आज तक जो है डेवलपमेंट सेक्टर का हिस्सा हूँ। थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरी। बेस्ड ऑन दीज कंट्रीब्यूशन मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है जैसे आपने बताया, और वर्ल्ड टॉप 10 वॉलंटियर अवार्ड मुझे इंसाइटमेंट मलेशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से मिला है। और इसके साथ साथ मैं थोड़ी बहुत एक्टिविज्म करता हूँ। यूथ डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत काम है, और आजकल जो मैं काम कर रहा हूँ वो बेसिकली सोशल कोहेजन पे कर रहा हूँ कि सोशल कोहेजन कितनी इंपॉर्टेंट है बिटवीन होस्ट एंड रिफ्यूजीज, क्योंकि पाकिस्तान में रिफ्यूजीज ऑलमोस्ट 4 डेकेड से है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि होस्ट एंड रिफ्यूजीज के बीच में सोशल कोहेजन होनी चाहिए। थैंक यू। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। बड़ा शॉर्ट सा और बड़ा क्या से कहते हैं मुअद्दबाना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपने अपना करा दिया। कुछ अनफोल्ड करें अपने इलाके के बारे में, जिस मतलब डिप्राइव्ड एरिया बलूचिस्तान का, जिस अगर हम कंपैरेटिवली बात करें, वैसे तो नेचुरल रिसोर्सेज से वो मालामाल है, लेकिन वैसे जो एक डिप्राइवेशन वहाँ पाई जाती है, लेकिन आप उसमें से एक सोने और हीरे की तरह निखर कर सामने आए हैं। तो थोड़ा सा उसको भी अनफोल्ड करें, क्या मुश्किलात आपने देखी? जी बिल्कुल यासिर भाई, टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि बलूचिस्तान डिप्राइव्ड है, लेकिन आजकल मैं से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इस हवाले से कि बलूचिस्तान में सिर्फ
कुदरती जो ज़खायर है वो नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर जो है आप मेहमान नवाजी जो है वो भी बेशुमार आप देखेंगे। बलूचिस्तान के अंदर जो है वो एक्सेप्टेंस देखेंगे बहुत ज़्यादा। बलूचिस्तान के अंदर लोगों से जो है मोहब्बत एक दूसरे से आप बहुत ज़्यादा देखेंगे। बलूचिस्तान के अंदर मेल जोल जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ यू कैन से, मतलब मैं अगर आपको अपने शहर का बताऊं तो मेरे शहर में जो है वो जो पिछले कुछ सालों में सेक्टेरियन वॉर चली पाकिस्तान के अंदर, तो मेरे शहर में शिया कम्युनिटी भी है, सुन्नी कम्युनिटी भी है, पर्शियन भी है, क्रिश्चियंस भी है, हिंदू भी है। हम रमजान में एक दूसरे को जो है वो रमजान मुबारक भी देते हैं, होली पे उनके साथ होली मनाते हैं, क्रिसमस पे उनको क्रिसमस Excellent. जो है विश करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में सारी चीजें जो है ये पोर्ट्रे नहीं हो रही या दिखाई नहीं जा रही, जिसकी वजह से लोगों को ये लगता है। मेरे अक्सर दोस्त पंजाब के, लाहौर के मेरे दोस्त कहते हैं कि यार हमें बलूचिस्तान आना है, बलूचिस्तान देखना है, लेकिन हमें डर लगता है। तो मैं उनको कहता हूँ कि आपको डर किस चीज का लगता है? मतलब आपने हमने इतने साल साथ में गुजारे हैं कि आपको कभी ऐसा लगा है कि मुझसे या मेरे जो आसपास के जो लोग हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, उनसे आपको किसी तरह का डर लगा है? तो मैं उनको हमेशा वेलकम कहता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत ज्यादा ओपन है और बहुत खूबसूरत दिल के मालिक है बलूचिस्तान के लोग। एक चीज मैं और अनफोल्ड कर दूं, जैसे कि आपने बात की करियर के हवाले से और मुख्तलिफ आपने डिस्कशन की, तो मैं ये बताता चलूं आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह अब बलूचिस्तान के जो यूथ है, स्पेशली लड़कियां और लड़के, अब वो तालीम की तरफ बहुत ज्यादा राग़िब है। पिछले Excellent. पिछले 2 डेढ़ 2.5 से, मतलब 10 से 15 साल से बहुत सारे लोग जो है वो तालीम उनकी प्रायोरिटी बन गई है, जो पहले उनकी नहीं थी। आप देखेंगे बलूचिस्तान से जो है वो रोड स्कॉलर्स भी हैं। आप बलूचिस्तान से देखेंगे डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम भी मौजूद है। आप देखेंगे बलूचिस्तान से बहुत अच्छे रिसर्चर्स भी मौजूद है। आप देखेंगे बलूचिस्तान के पॉलिटिशियंस भी बहुत अच्छे अच्छे उभर के सामने आ रहे हैं, जो कि एक खुशाइन बात है ओवरऑल इस सूबे के लिए और इस मुल्क के लिए। तो मैं समझता हूँ चेंज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत बेहतरी से आ रहा है, और लोग तालीम की तरफ जो है वो बहुत मतलब एक स्पीड के साथ जो है वो अब बढ़ रहे हैं कि वो तालीम हासिल करें, स्पेशली लड़कियां और लड़के। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। और सबूर, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, जिसमें पिछले एक दहाई से जैसे आप माशाल्लाह एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं, विदाउट एनी किसी भी पर तमा के, किसी लालच के आप लगे हुए हैं, और लगे हुए हैं फॉर द सेक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ योर एरिया, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री। माशाल्लाह, सैल्यूट है आपकी एफर्ट्स को। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब, जो आज का हमारा टॉपिक है, बड़ा ट्रिकी सा टॉपिक है, फेमिनिज्म एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये बड़ा डिफरेंट सा आपने टैग अपने लिए चूज किया। एक ट्रेनिंग पे हम लोग इकट्ठे थे, जब आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, आई एम अ फेमिनिस्ट, तो वो दिन और आज का दिन आया, आई कांट फॉरगेट यू। तो ये क्या है जिसकी वजह से आपने इसको अपना टैग बना लिया? जी। 2 रीजन है इसकी। पर्सनली मैं जिस नजर से देखता हूँ, सबसे पहली बात तो ये कि बलूचिस्तान के लोगों के बारे में अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में परसेप्शन थोड़ा सा नेगेटिव मैंने देखा है। लोग ये मतलब वो मान ही नहीं सकते कि बलूचिस्तान से भी लोग फेमिनिस्ट हो सकते हैं, बलूचिस्तान से भी लोग जो है वो वुमेन इक्वलिटी जो है वो प्रमोट करना चाहेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ ऑनर किलिंग के बारे में पता चला है बलूचिस्तान से, उनको अनफॉर्चुनेटली किडनैपिंग के बारे में पता चला है ना। तो एक तो ये रीजन थी मेरे लिए कि मैं बलूचिस्तान से जो है वो मैं चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी की जितनी भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि व्हाट इज फेमिनिज्म, फेमिनिज्म जो है यासिर भाई, उसको सिंपल रखते हैं, वो ये है कि हर वो शख्स जो वो चाहता है कि माशरे में औरत को समाजी, माशी और सियासी हकूक हासिल हो, वो फेमिनिस्ट है। कोई भी शख्स, वो मर्द हो सकता है, वो औरत हो सकती है, वो ट्रांसजेंडर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, जो वो ये चाहे कि माशरे में औरत को जो है वो सियासी डिस्कशन के अंदर उसको जगह मिलनी चाहिए, माशी डिस्कशन में उसको जगह मिलनी चाहिए, और समाजी डिस्कशन में उसको जगह मिलनी चाहिए, वो फेमिनिस्ट है। तो मैं भी चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो है वो माशी डिस्कशन के अंदर, समाजी डिस्कशन के अंदर और सियासी डिस्कशन के अंदर औरतों को जगह मिले, इसीलिए मैं खुद को फेमिनिस्ट समझता हूँ। एक्सेलेंट सबूर, आपने तो ये फेमिनिज्म की डेफिनेशन को बड़ा ही आसान कर दिया कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ वुमेन राइट्स
जो कि पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, जो एजुकेशनल भी हो सकते हैं, जो सोसाइटल भी हो सकते हैं, और ये उसके बेसिक राइट हैं। ये तो बड़ा आसान कर दिया आपने। मैं अपने नाज़रीन को भी शामिल करना चाहूंगा जो ऑल ओवर द पाकिस्तान हमें देख रहे हैं, इस वक्त सुन रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी रेज उन्होंने किए हैं। मोहम्मद खुबैब आदिल हैं कतर से, जो हमारे लाइव व्यूवर हैं। आदम सुल्तान है, नदीम इनका नाम है, इन्होंने ये हमें इंग्लैंड से देख रहे हैं। अनान वफी सुहेल कुरैशी HR एक्सपर्ट हैं, ये इस्लामाबाद से अभी राइट नाउ हमें देख रहे हैं। ख्याल मोहम्मद हैं बलूचिस्तान से, मिर्जा खान हैं, जुबिया मलिक हैं मुल्तान से, आजम भट्टी, ये सब लोग हमें देख रहे हैं। हमारे साथ जो जुबिया मलिक हैं, इनकी तरफ से क्वेश्चन है कि ये जो आप बलूचिस्तान में फेमिनिज्म की टैग को उठा के चले हैं, तो क्या मुश्किलात आई होंगी? बिकॉज हम लोगों को तो जो पोर्ट्रे किया जाता है ऑन मीडिया, हम तो उस चीज को परसीव कर रहे होते हैं कि बलूचिस्तान की पिक्चर क्या है। लेकिन जब आपने एक फेमिनिस्ट का टैग उठाया, फेमिनिस्ट का बैनर उठाया, तो कैसा, मतलब आपको कोई हार्डशिप तो आपको डेफिनेटली फेस करनी पड़ी होंगी, वो थोड़ा सा अनफोल्ड कीजिए। जी बिल्कुल यासिर भाई, जैसा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हम जब भी एक तो मतलब मैं इस क्वेश्चन से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि फेमिनिज्म जो है वो उसको ज्यादातर आम लोग जो है ना वो थोड़ा सा वेस्टर्नाइज करने की कोशिश करते हैं। उनको ये लगता है कि ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी है। नो डाउट कि फेमिनिज्म स्टार्ट वेस्ट से हुआ है, मतलब वेव्स ऑफ फेमिनिज्म वहां से स्टार्ट हुई है। लेकिन ये हर माशरे की नीड है, हर माशरे की जरूरत है, और हर रिलीजन में इसके अंदर बाकायदा एक पोर्शन दिया गया है, राइट्स दिए गए औरत को, जो हम नहीं देते। रही बात आपके सवाल की कि बलूचिस्तान के अंदर मतलब क्या मुश्किलात है, नो डाउट बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किलात है। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई ये समझता ही नहीं है, अगर एक औरत ये समझती ही नहीं है कि मतलब अगर शोहर मुझे 2 थप्पड़ मारेगा तो ये उसका राइट है, तो इट मीन्स ये बलूचिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल काम है। मतलब पंजाब, इस्लामाबाद, लाहौर के अंदर तो वो समझते हैं कि ये मेरा राइट है या ये वायलेंस है मेरे साथ, ठीक है। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली औरत खुद ये नहीं समझती, ठीक है, क्या मतलब कि अगर और मर्द मुझे एक थप्पड़ मारे तो ये उसका राइट है बीइंग ए हस्बैंड। लेकिन जो है उसकी बहुत सारी रीजन है, उनका भी कसूर टू सम एक्सटेंट नहीं है, उनका एजुकेशन नहीं है, उनका एक्सपोजर नहीं है, उनको बताया नहीं गया है, या उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है कि वो इन चीजों को समझ सके और अपने राइट्स के बारे में बात कर सके। बलूचिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि कंपैरेटिवली बलूचिस्तान पाकिस्तान बाकी पाकिस्तान से बैकवर्ड है। मेरा एक जो यूनिवर्सिटी फेलो है वो अक्सर ये कहता है कि हमने हाथ से खाने से लेके चम्मच तक के सफर में 1000 साल लगा दिए, ठीक है, या 100 साल लगा दिए, क्योंकि आज भी हम मुख्तलिफ चीजों में फंसे हुए कि हाथ से खाने से जो है वो बरकत ज्यादा है और वो ये है और वो ये है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हाथ के अंदर बहुत सारी जरासीम है। और आज की मॉडर्न दुनिया ये मान चुकी है कि यार ये आपको हैंड की जरूरत है। तो बलूचिस्तान में इस हवाले से जो है काम करना थोड़ा सा मुश्किल है कि इवन वो चम्मच से हाथ तक का सफर में भी हमारे 100 साल लग गए। तो लेकिन मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि बलूचिस्तान में जो है वो इंशाल्लाह वुमेन इक्वालिटी जो है या वुमेन के राइट्स जो है वो इंशाल्लाह जल्द मुहैया होंगे। मतलब लाइक इस पे काम हो रहा है। नहीं, इंशाल्लाह हमने तो अपनी ये फिंगर क्रॉस कर ली है। द वे यू आर लाइक रनिंग दिस मूवमेंट, और जिस तरह माशाल्लाह रेवोल्यूशन आई है बलूचिस्तान में, जिस तरह हम मीडिया पे अब देखते हैं, वो वैसी स्टोरीज नहीं है। अभी यूथ सामने आ रही है, फीमेल सामने आ रही है, गर्ल्स सामने आ रही हैं। अच्छा, हमारे एक व्यूवर है ख्याल मोहम्मद, प्रोग्राम को बहुत सराह रहे हैं, उनके कमेंट को भी मैं हाईलाइट कर दूं। सलाम भी कह रहे हैं और प्रोग्राम की तारीफ भी कर रहे हैं, और स्पेशली हमारे टॉपिक की तारीफ कर रहे हैं कि जो आज का टॉपिक सेलेक्ट किया गया है वो बाकमाल है। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया है, पाकिस्तान में ये फेमिनिज्म कैसे वर्क कर रहा है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करें। यासिर भाई, फेमिनिज्म को समझने के लिए मैं ये समझता हूँ कि फेमिनिज्म जो है ना वो कोई इस तरह की चीज नहीं कि जिसको हम जनरलाइज कर दें सब सारी कम्युनिटीज पे। पाकिस्तान के अंदर फेमिनिज्म को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उस कल्चर के अंदर जाके देखें, उस लैंग्वेज के अंदर जाके देखें और उस बैकग्राउंड के अंदर जाके देखें, फिर जाके आपके जो फेमिनिज्म के आइडियाज है वो आप इम्पोज करें। फॉर एग्जांपल, अब एक पंजाबी कम्युनिटी के मेल और फीमेल का जो फेमिनिज्म का लेंस है वो डिफरेंट है एक पश्तून कम्युनिटी के मेल फीमेल के लेंस से। इसी तरीके से जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का लेंस है, जो कश्मीर के लोगों का लेंस है, जो खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के लोगों का लेंस है, वो डिफरेंट है। तो पाकिस्तान के अंदर जो फेमिनिज्म है वो अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि वो एक खास क्लास की रिप्रेजेंटेशन करता है। फेमिनिज्म के अंदर भी मतलब जो इलीट क्लास है या जो इलीट क्लास की खवातीन है
वो मुझे लगता है किसी हद तक अपने इश्यूज को जो है वो सामने लेके आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बेगम लियाकत राना का एग्जांपल देता हूँ कि 1949 में उन्होंने जो फेमिनिज्म या जो मूवमेंट्स की बात की, वो बेसिकली हम उसको कहते हैं कि वो उन्होंने लिबरल फेमिनिज्म की बात की। तो बेगम राना लियाकत अली खान ने जो बात की, उन्होंने कहा कि औरतों को जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है, औरतों को एजुकेशन मिलना चाहिए, औरतों को राइट टू वोट मिलना चाहिए। अब उस जमाने में क्या बलूचिस्तान की औरतों का वही मसला था? क्या सिंध की औरतों का वही मसला था? क्या इंटीरियर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का वही मसला था? क्या वो भी वो सब चाह रहे थे जो बेगम राना लियाकत अली खान चाह रही थी, या जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा चाह रही थी? तो इसलिए फेमिनिज्म को समझने के लिए जरूरी है कि आप उस कॉन्टेक्स्ट और उस कल्चर को भी जानें। जब तक उस कल्चर के अंदर आप कल्चर को अनफोल्ड नहीं करेंगे, आप फेमिनिज्म को नहीं समझ सकते। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि फेमिनिज्म का जो सोल्यूशन है, लाइक या जो वुमेन इक्वालिटी की हम बात करते हैं, वो हमें कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट जाना होगा, कल्चर टू कल्चर जाना होगा। मतलब कोई एक चीज हम पूरे पाकिस्तान पे इम्पोज नहीं कर सकते। राइट। असमत इजाज हमें देख रही हैं मुल्तान से, तो वो उनका एक सवाल है, क्यूरियोसिटी है कि जैसे आपने अपने इस आंसर में मतलब थोड़ा जिक्र भी कर दिया, वो चाह रहे हैं कि थोड़ा अनफोल्ड करें कि इसका फेमिनिज्म का क्लास से क्या ताल्लुक है। मतलब हम जो फेमिनिज्म का टैग उठाए लोगों को देखते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट एलीट क्लास है, तो इसको थोड़ा सा अनफोल्ड करें, ये क्या है? जी बिल्कुल, जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि देखें पाकिस्तान के अंदर फेमिनिज्म में जो मसला है वो ये है, जिसपे बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट क्रिटिक भी करते हैं बाहर के फेमिनिस्ट, कि इलीट क्लास की औरतें जो है वो इलीट क्लास की औरतों के मसले की बात करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरा जिस्म मेरी मर्जी को ले लें, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि क्या जिस शहर से मैं ताल्लुक रखता हूं कि वहां की औरतों की भी ये डिमांड है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी? क्या आप समझते हैं कि इंटीरियर पंजाब की औरतों की भी यही डिमांड है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी? डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी ठीक स्लोगन है, उसका मैं एग्री करता हूँ, बहुत सारी उसकी रीजंस है, ठीक है। लेकिन क्लास सिस्टम जो है वो, फॉर एग्जाम्पल आप इलीट क्लास की जो औरत है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हम ले लेते हैं F10 या F7 की औरत को ले लेते हैं, ठीक है। उसके मसले जो है उस क्लास के अंदर है। फॉर एग्जांपल इलीट क्लास की जो औरत है, ठीक है, इस्लामाबाद, लाहौर या कराची की ले ले, वो लोअर क्लास के मेल से इवन डोमिनेंट है। तो बाकी पाकिस्तान में जो लोअर क्लास का मेन है उससे बहुत डोमिनेंट है, वो आजाद है, वो खुद मुख्तार है, वो अपना कमाती है, वो अपना खाती है, वो उसकी मूवमेंट पे कोई पाबंदी नहीं। लेकिन स्टिल उसको उस क्लास के अंदर भी मसला है। उसको उस क्लास के अंदर इशू ये है कि फॉर एग्जांपल उस क्लास के अंदर आजादी के होते हुए जो है उसका अपने जिस्म पे इख्तियार नहीं है। उसका जो है बहुत सारी डिसीजंस पे जो है वो उसको अपनी शौहर की तरफ देखना पड़ता है या अपने बहन भाइयों और वालिद की तरफ देखना पड़ता है। तो बेसिकली फेमिनिज्म के अंदर जो है वो क्लास सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा है। मिडिल क्लास की जो खवातीन है उनके अलग इश्यूज है, और लोअर क्लास की जो खवातीन है उनके अलग इश्यूज है। फॉर एग्जांपल अब इलीट क्लास जो है वो थोड़ा सा जो है वो ओपन होता है, उनके पास स्पेस होता है। लेकिन जो मिडिल क्लास की खवातीन है, वो ज्यादातर जो मिडिल क्लास के इश्यूज है वो ये कि वो स्टिग्मेटाइजेशन की तरफ जो है वो देखते हैं, ठीक है। चीजों को हम उनके साथ स्टिग्मेटाइज कर देते हैं, ठीक है। फिर जब चीजें स्टिग्मेटाइज होती है, फिर हम कल्चरल बैरियर्स को जो है वो थोड़ा सा साइड पे रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि बाहर मिडिल क्लास के अंदर लोग कहते हैं कि हर बाहर निकलने वाली खातून जो होती है वो, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे, वो बदकिरदार होती है, ठीक है। अब ये स्टिग्मा जो है ये पश्तून कम्युनिटी में भी है, ये पंजाबी कम्युनिटी में भी है, सिंधी में भी है, ये क्लीशे है सबूर, अगर से कहा जाए ये क्लीशे है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है जी। ये क्लीशे यानी ये घिसी-पिटी लाइन है जो हर मतलब सोसाइटी में बोली जा रही है। यस, ये मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, इलीट की मैंने पहले बात की। लेकिन लोअर क्लास के अंदर जो है ये फिर ये चीजें नहीं है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली इतने ज्यादा डिप्राइव्ड होते हैं लोअर क्लास। वो इन स्टिग्मास जो होते हैं या स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं वो उनको खातिर ख्वाह मतलब उनको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोरलाई के अंदर भी औरत भीख मांग रही है, जो पश्तून है, जो उसी कल्चर का हिस्सा है, वो इसी सोसाइटी का हिस्सा है। लाहौर के अंदर भी खातून भीख मांग रही है। इस्लामाबाद की कच्ची आबादी में जाए आप, I-10 में देखेंगे कि आपको वहाँ बलोच कम्युनिटी भी मिलेगी, आपको पंजाबी भी मिलेगी, आपको पठान भी मिलेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान फेमिनिज्म के अंदर क्लास सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। राइट। अच्छा, थोड़ा सा अनफोल्ड करें ये जो अभी एक सवाल आया है जिसका थोड़ा सा आपने चंक भी दे दिया। ये औरत मार्च और मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो हुआ है, सबसे पहले तो ये बताएं आप इससे एग्री हैं,
और सेकंड थिंग ये बताएं कि ये बेसिकली क्या पोर्ट्रे हुआ है, वो जो टैग्स थे, वो फ्लायर्स थे, वो बैनर्स थे, या वो होर्डिंग्स यूज किए गए, उसका मीनिंग क्या था, या इसके पीछे क्या स्टोरी थी? थोड़ा सा इसको अनफोल्ड करें। आप फेमिनिस्ट हैं? यस, पहले तो मैं ये कहूँ कि मैं बिल्कुल इससे एग्री हूँ, 100% मैं इससे एग्री हूँ। लेकिन कुछ जाहिर सी बात है, बीइंग ए फेमिनिस्ट मेरी भी मतलब क्रिटिक्स है इस पे। एक तो क्रिटिक मेरी ये है कि इसमें जो है ज्यादातर औरतें जो है वो एलीट क्लास की या अपर मिडिल क्लास की औरतें थी, जो लोअर क्लास की औरतों की इश्यूज की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही थी। एक तो ये मेरा क्रिटिक है। दूसरा ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जेन्युइन डिमांड है। आप देखें कि इस्लाम के अंदर भी ये राइट है कि आप औरत जब भी शादी करे तो वो अपनी मर्जी से करे। मतलब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ आप देख ले कि उसमें बहुत सारे आपको ऐसे हिस्से मिलेंगे। हज़रत आयशा का आप देख ले, यस एग्जांपल देख ले, तो वो है हमारे पास। मेरा जिस्म मेरी मर्जी से का बुनियादी मकसद ये है कि औरत को बीइंग ए इंसान ये राइट होना चाहिए कि उसकी अपनी बॉडी पे अपना इख्तियार हो, वो अपने डिसीजन खुद कर सके। जो राइट इस्लाम ने दिया, जो राइट माशरे, जो राइट जो है वो महज़ब माशरे में दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जब आप देखेंगे कि जब बच्चा होता है किसी फैमिली में, तो इवन उसके कलर ड्रेस से जो है वो फर्क होना शुरू हो जाता है। अगर तो वो बच्चा है तो उसका जो है वो ड्रेस जो है वो व्हाइट है या ब्लू है, अगर तो वो लड़की है तो उसका ड्रेस जो है पिंक होगा। तो मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो थ्रू आउट द सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो चलता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा या बच्चे जैसे बड़े होते हैं, अगर वो लड़का होता है उसकी अपने वालिद के साथ अटैचमेंट ज्यादा होती है, वो अपने वालिद के पेट्रियार्कल रोल्स को देख रहा होता है कि वो कितना डोमिनेंट है फैमिली के अंदर, डिसीजन में कितना अहम रोल है उनका। और एक लड़की जो होती है वो माँ के साथ अटैच होती है, वो खाना बनाने में उसकी सोच लगी रहती है, उसकी सोच बर्तन धोने में लगी रहती है। उसको बताया जाता है कि आप एक गुड लड़की, एक अच्छी लड़की की डेफिनेशन जो है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्या है। तो बेसिकली मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो है वो पाकिस्तान में बहुत जरूरी है। कि पाकिस्तान में जो वायलेंस के केसेस होते हैं, आप रेप्स के केसेस रिसेंटली देख लें, आप एसिड थ्रोइंग के केसेस देख लें, आप डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देख लें, इस हवाले से पाकिस्तान में मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो है वो ठीक स्लोगन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान में, लोग जो है उन्होंने सोशल मीडिया पे चुन चुन के या तो उन जो बैनर्स थे उनको एडिट करके डिफरेंट स्लोगन्स लगाए ताकि ये मूवमेंट जो है वो बदनाम हो जाए। दूसरा, कुछ उन लोगों का भी कसूर है जिन्होंने गलत स्लोगन लगाया, जो पाकिस्तानी सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी पे लोरलाई की खवातीन, कोयटा की खवातीन, या फेमिनिज्म को आप इवन देख लें। अब कोयटा के अंदर फेमिनिज्म और पेशावर के अंदर फेमिनिज्म और इस्लामाबाद के अंदर फेमिनिज्म में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ की औरत कुछ और चाहेगी, वहां की औरत कुछ और चाहेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें जो है वो कुछ बैनर्स जो थे जो ठीक थे, मतलब महज़ब माशरे में या वेस्ट में वो ठीक स्लोगन हो सकते हैं, लेकिन हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में वो फिट नहीं होते। इसीलिए, लेकिन ओवरऑल मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो एक आध बैनर जो है वो ओवरऑल इस मूवमेंट की रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। ओवरऑल मूवमेंट रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्लोगन करते हैं कि औरत को उसके जिस्म पे इख्तियार होना चाहिए, जो इस्लाम ने भी दिया है, जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने भी दिया है, जो एक महज़ब माशरा भी अपनी औरतों को देता है। हिस्टोरिकली थोड़ा सा अगर हम देख लें कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से हिस्ट्री भी थोड़ी सी फेक बताई गई है या इसको थोड़ा सा एग्जरेट कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में फेमिनिज्म जो है वो पीक पे तब आया जब हदूद ऑर्डिनेंस आया जिया साहब के टाइम में। बेसिकली उस हदूद ऑर्डिनेंस में 3 तरह की चीजें जो है वो उसको जो है वो उस पे मसला हुआ है ना, कि फॉर एग्जांपल आप राइट टू प्रॉपर्टी देख ले, वहां पे कि 2 औरतों को जो है एक मर्द की इक्वल प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर फॉर इंस्टेंस साथ जना होता है तो 3 गवाह होने चाहिए उसमें। तो इस तरह की चीजों से जो है पाकिस्तान में फेमिनिज्म जो है वो थोड़ा सा ऊपर आया, और मिडिल क्लास की औरतें जो है उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू राइट्स के लिए। यस, लेकिन बिफोर दैट मैं आपको ये बताता चलूं कि बहुत सारे फेमिनिस्ट दुनिया में काम करते हैं फेमिनिज्म पे। एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं कि फॉर एग्जांपल, अब ये काफी डिबेटेबल है और कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, आई डोंट नो आप इसकी इजाजत देंगे या नहीं देंगे, कि इस्लाम के जो पर्दे का जो कंसेप्ट है, अब इस पे एक ईरानी फेमिनिस्ट है फातिमा मरनेसी, उसने बहुत जबरदस्त काम किया इस पे। अब फातिमा मरनेसी ये कहती है कि बेसिकली वो ईरान से थी और फिर वो यूएस चली गई क्योंकि ईरान में उसके कत्ल के ऑर्डर जो है वो जारी हो चुके थे।
यस। तो उस फातिमा मन्नसी जो है वो ये कहती है कि जो पर्दे का कंसेप्ट है वो इस्लाम में इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हम पे लागू किया गया है, ठीक है। वो रेफरेंस देती है सुलह हुदैबिया का, कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्ट्रैक्ट किया यहूदियों के साथ, ठीक है। उसमें ये था कि जब मदीना जो है वो आने लगे, हिजरत करने लगे मुसलमान मक्का मदीना, तो यहूदी चूंकि वहां रहते थे, मुसलमानों ने भी ऐसा ऐसा जो है वो इस्लाम कबूल करना शुरू किया। तो यहूदी वहां रहते थे, तो मुसलमानों ने कंप्लेन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना शुरू की कि यहूदी हमारी औरतों को तंग करते हैं, या वो हरासमेंट करते हैं, या वो छेड़ते हैं, या जो भी उस जमाने में जो हुआ। उस चीज को क्योंकि उस सुलह के अंदर ये हुआ था कि यहूदियों और मुसलमान इस बात के पाबंद होंगे कि वो मुसलमान यहूदियों को तंग नहीं करेंगे और यहूदी मुसलमान को तंग नहीं करेंगे। अब उस कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन जब स्टार्ट होना शुरू हुई और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी कंप्लेन इन चीजों की शुरू हुई, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को कहा कि आप क्यों इस तरीके से आप इस कॉन्ट्रैक्ट की जो है आप वायलेशन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है कि मुस्लिम औरतें कौन सी हैं। देन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया कि मुसलमान औरतों का एक खास ड्रेस कोड होना चाहिए, जिससे पता चल सके कि मुसलमान औरतें जो है वो मतलब अपीयरेंस जो है वो उनका, या ड्रेस कोड जो है उनका कैसा है, ताकि इस वायलेंस को रोका जा सके, ठीक है। देन मुसलमानों ने उस जमाने में थोड़ा बहुत जो है नकाब करना शुरू किया उस वायलेंस को, या आप कह सकते हैं हरासमेंट को रोकने के लिए। तो देखिए उस चीज को यहाँ आज के मॉडर्न नकाब के कल्चर में हम किस तरीके से हम ले आए और किस तरीके से हम इम्पोज कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी ये सपोज इसको इसमें इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मतलब ये एक आपकी ओपिनियन है, वो जिस फीमेल का आपने नाम लिया ये उनकी एक ओपिनियन है, उनकी एक रिसर्च है, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। साथ के साथ अपने नाज़रीन जो है उनकी भी राय लेते चले। अली ख्वाजा हैं, अली बट ख्वाजा अटक से हमारे प्रोग्राम को अडोर भी कर रहे हैं और हमारी तारीफ भी कर रहे हैं गुफ्तगू की और आज के स्पेशली टॉपिक की। थैंक यू अली बट ख्वाजा साहब आपका प्रोग्राम देखने का। अच्छा, ख्याल मोहम्मद का एक डिफरेंट सा सवाल है, मैं वो शेयर करना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि डोंट यू थिंक द लिमिटेशन टू वुमेन इन न्यू थिंग इन आवर सोसाइटी एज अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम पीटीवी सीजन, जो एक तुर्की का सीजन स्टार्ट किया गया ब्रॉडकास्ट करना, यू कैन सी बोथ मेल एंड फीमेल आर ऑन एट वन पेज। 1012 ईस्वी में भी औरत और मर्द एक पेज पे थे। अगर उस सीरीज को जो दिखाई जा रही है पीटीवी पे, आज की फेमिनिस्ट या आज का जो फेमिनिज्म है, फिर तो वो डिफरेंट स्टोरी नहीं है, फिर तो इक्वल है। तो ये क्या है, इस पे थोड़ा सा आप बात करेंगे? थैंक यू सो मच। ख्याल साहब जो है वो बहुत एक विजनरी यंग लीडर है बलूचिस्तान से, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं बहुत उनको एडमायर करता हूँ उनकी एक्टिविज्म पे। जहां तक इस सीरीज या सीजन का ताल्लुक है, अर्तगल मैंने नहीं देखा, तो मैं आई डोंट नो कि मैं इस पे मतलब क्या फीडबैक दूं। लेकिन यस, नो डाउट के पास्ट में जो है वो मर्द और औरत को बहुत सारी माशरों में इक्वल राइट्स हासिल थे। फॉर एग्जांपल हम उस जमाने को ले लेके जिस जमाने में मर्द और मेट्रियार्कल सिस्टम होता था। लाइक अभी हम देख रहे हैं कि पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, लेकिन एक जमाना ऐसे भी हुआ करते थे जिसमें मेट्रियार्कल सोसाइटीज हुआ करती थी, जिसमें जो है वो औरतें जो है वो हंट एंड गैदर करती थी, औरतें जाती थी शिकार करती थी और मर्द आके बनाते थे और दिखाते थे, और मर्द जो है वो ओवरऑल चीजें देखते थे। तो यस, इंसानी माशरे ने या ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पास्ट में हुई है, जो बहुत अच्छी भी थी और कुछ जो बहुत कंट्रोवर्शियल भी थी। राइट। जैसे अभी अगर हम बात करें तो जैसे आप एक्सप्लेन भी कर रहे थे रोल्स को, तो ये जेंडर है ना, जिसकी डेफिनेशन है, जिसके आप स्टूडेंट भी हैं, तो बेसिकली जेंडर है डिफरेंट जेंडर, मतलब लोकेलिटी से जेंडर का डिफरेंस आ जाता है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो फीमेल्स हैं वो डोमिनेंट है, चाहे वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से हों, घर को लीड करने के पर्सपेक्टिव से। जो मेल हैं वो घर के सिस्टम को चला रहे होते हैं। इसी तरह मतलब कई यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां फीमेल डोमिनेंट है, मेल पैसिव हैं, या जिसे पैसिव हैं, जिसे ये कह सकते हैं कि वो घर के अमूर को देखते हैं और फीमेल जो है वो बिजनेस देखती हैं। इसी तरह अगर आप बात की जाए, मेरी एक मेंटोर और टीचर हैं फिनलैंड से, तो कटजा रिकनन उनका नाम है। ये अगर आप थोड़ा कम्युनिकेशन में और बॉडी जेस्चर में, ये सारी चीजों में कुछ निखार देख रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट हर, जिन्होंने बड़ा काम किया हमारे ऊपर, हमारी तरबियत के ऊपर। तो उनके भी वहाँ फिनलैंड
में मेजोरिटी जो है वो फीमेल जो है वो डोमिनेंसी है। अगर आप वहाँ देखें तो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर फीमेल हैं, वहाँ की चीफ मिनिस्टर फीमेल हैं, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, ये 6-7 ओहदे मेन जो हैं वो फीमेल ने कैडर किए हुए हैं। तो ये डिपेंड, जेंडर है ये, सोसाइटी टू सोसाइटी और एरिया टू एरिया डिफरेंट हो जाती है। तो ये जैसे अर्तगाल, आप ये जो सीरीज है, इवन दो मैंने भी नहीं देखा तो इसके ऊपर मैं भी वैसे कमेंट नहीं कर सकता। हम बैक टू द टॉपिक आते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो लोग जानना चाह रहे हैं सबूर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, एलेबरेट कर दें। ये WID और GAD ये क्या चीज है? अक्सर हम टीवी पे सुनते रहते हैं। जी, इसको हम जेंडर स्टडीज में विड, वेड और गेट कहते हैं। ये बेसिकली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें विड जो है वो सबसे पहले आया। विड ये था कि उसमें इन्होंने ये कहना शुरू किया कि औरतों को डेवलपमेंट के प्रोसेस में शामिल किया जाए थ्रू प्राइवेट सेक्टर, लाइक NGO सेक्टर के अंदर, ठीक है। जिसका मकसद ये था कि औरत जो है वो ओवरऑल इकोनॉमिक जोन में आए और वो अपना अर्न करना शुरू करें। क्योंकि जैसे मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं ना कि औरत जो है ना वो इक्वल तभी हो सकती है जब उसको इकोनॉमिक राइट्स मिले। जब इसको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिलेगी देन इसको माशरे के दूसरे हिस्सों में जो है वो एम्पावरमेंट मिलेगी। तो विड बेसिकली दुनिया में ऐसे प्रोजेक्ट्स विड के जरिए जो है वो किए गए कि जिसमें औरत को डेवलपमेंट प्रोसेस का हिस्सा बनाया गया। विड के बाद फिर वेड आया, वुमेन एंड डेवलपमेंट आया। बेसिकली वेड जो था वो विड पे क्रिटिसिज्म था। वेड ये कहते थे कि औरत ऑलरेडी डेवलपमेंट का हिस्सा है लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में ले ले कि पाकिस्तान में कितनी ज्यादा औरतें काम करती है। घर के अंदर वो लेबर फोर्स काम कर रही है, हमारा खाना बनाना, कपड़े इस्त्री करना, घर की सफाई, बच्चों की केयर, हस्बैंड वालिद भाइयों की केयर, ठीक है। ये भी तो एक तरह से काम है। दूसरा आप देखेंगे अनपेड लेबर बोला जाता है यस, ना हमारी सोशल लैंग्वेज में इसको। यस। दूसरा मैं पाकिस्तान में अगर ये एग्जांपल दूं, आप देखेंगे कि रूरल सिंध में, रूरल पंजाब में, रूरल बलूचिस्तान में आप देखेंगे कि बहुत सारी औरतें जो है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का हिस्सा है, ठीक है। वो एग्रीकल्चर में काम तो करती हैं लेकिन जब वो फसलों की पैसे आते हैं या जो इनकम आता है वो उनके मेल्स के पास चला जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से वेड ये कहता है कि यार औरत ऑलरेडी डेवलपमेंट प्रोसेस का हिस्सा है लेकिन उसकी जो मेहनत है या उसकी जो इनकम है उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता और उसको काउंट नहीं किया जाता। जो वो है GDP है उसमें शामिल नहीं किया जाता। तो लिहाजा औरत जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस का हिस्सा रहते हुए उसकी जो है वो अनपेड जो लेबर वाले काम है उसको पेड किया जाए, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आप ले ले, आप एक मेड लेंगे, उसको हम मंथली पैसे तो देंगे या नहीं देंगे, और उस मेड के काम हमें पसंद भी नहीं आते, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज उससे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि कल्चर्स ने इतना ज्यादा इन चीजों को जो है वो मतलब आप बड़ा रिस्की टॉपिक छेड़ रहे हैं। घरों में सब की वाइफें हैं और वो आप उनको मेड का लकब दे रहे हैं और फिर पेड लेबर नहीं नहीं नहीं, उनको ऐसा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, ठीक है। ये तो उनकी अच्छाई है कि हम एक सूट उनको ले देते हैं और साल भर बेचारियों से हम काम करते रहते हैं। तो जो गेट है यासिर भाई, गेट फिर ये कहता है कि आप दोनों ठीक कह रहे हैं, विड भी ठीक कह रहा है, वेड भी ठीक कह रहा है। ऐसा करते हैं कि जहां पे हमें औरत की जरूरत है डेवलपमेंट प्रोसेस में वहां हम औरत को शामिल करते हैं, जहां पे मर्द की जरूरत है वहां पे हम मर्द को शामिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर काम सिर्फ औरत कर सकती है या हर काम सिर्फ मर्द कर सकता है। हम दोनों जेंडर्स को, बल्कि सारे जेंडर्स को जो है हम शामिल करते हैं। तो बेसिकली ये विड, वेड और गेट है, सादा अल्फाज में। एक्सेलेंट। हबीब अहमद लगारी साहब हैं, उस्ताद मोहतरम है, मेरे प्रोग्राम की बहुत तारीफ कर रहे हैं, मुल्तान से हैं। इनको मैं सोशल गुरु बोलता हूँ। पिछले 30 साल से माशाल्लाह ओवरऑल पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट और कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा डेवलपमेंट का जिसका ये हिस्सा ना रहे हों। चाहे वो लिखने से ताल्लुक रखता हो, प्रपोजल राइटिंग जिसे बोलते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, हर तरह का हिस्सा बने। नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे अवार्ड्स इनके पास हैं और भी बहुत कुछ है। ये भी मेरे प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन पे लोगों को बड़े अच्छे तरीके से सिखाया। थैंक यू उस्ताद मोहतरम हबीब अहमद लगारी साहब। अच्छा, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं सबूत। एक जो फेमिनिज्म है, ये फेमिनिस्ट जिसे बोलेंगे या वुमेन राइट एक्टिविस्ट है, उसकी क्या एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए? क्या कहते हैं? मेरे नजदीक तो मैं समझता हूँ कि नजरियाती तौर पे वो ये समझ जाए कि औरत को समाजी, माशी और सियासी हकूक मिलने चाहिए।
ये 3 चीजें अगर वो अंडरस्टैंड करे, एक्नॉलेज करे और वो ये अज़म करे कि इन 3 चीजों को जो है वो मैंने अपने घर का, अपने माशरे का, अपनी गली मोहल्ले का हिस्सा बनाना है, तो वो फेमिनिस्ट है। बाकी इसमें जो है कोई ऐसी खास चीज जो है, जस्ट आपकी विल चाहिए, आपकी जो है वो आपका जज्बा चाहिए और आपकी हिम्मत चाहिए कि इन 3 चीजों के हकूक में आप बोलें और आप अपने घर का हिस्सा बनाएं, अपने माशरे का हिस्सा बनाएं। ये एट्रीब्यूट्स जो है ये होना बहुत जरूरी है। जो भी हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सबूर और मैं अवेलेबल हैं। आप देख रहे हैं और जो लोग बाद में देखेंगे उन सबका मतलब शुक्रिया भी है। और अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पुट कीजिएगा और पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा अनफोल्ड विद यासिर खान, ताकि हम इस प्रोग्राम को, इस कैंपेन को ज़्यादा लोगों तक फैला सकें। और प्योरली इस प्रोग्राम के करने का मकसद ये है कि लोगों की एम्पावरमेंट है, लोगों की स्किल बिल्डिंग है और लोगों का इंटरेक्शन है। डिजिटल पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे लेके चलना है ताकि लोग टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ। और वो लोग जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन का शिकार हुए हैं, मैक्सिमम पूरी दुनिया बंद हुई है, तो उसमें अगर ये हमारा पे बैक का टाइम है, तो अगर हम इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी सक्सेस स्टोरी से तो वो करें। अगर हमें कोई स्किल आती है, कोई आर्ट आता है, तो हम ज़रूर लोगों को सिखाएं। और ये प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन है। अगर आप देख सकते हैं तो बलूचिस्तान से सबूर मेरे साथ हैं, तो ये पूरी दुनिया से लोग मतलब के लिए वेलकम है सबको कि वो इस प्लेटफॉर्म पर आए, पेज को लाइक करें और मेरा अपना प्रोफाइल मेरे साथ शेयर करें, तो इंशाल्लाह उनको मौका दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबूर, एक रिक्वेस्ट आई है, स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में कुछ गुनगुना कर सुनाएं ताकि लोगों को ज़रा थोड़ा आइडिया हो। अभी तो सबूर एक नेशनल लैंग्वेज में बात करता रहा है ना। जी जी जी, प्लीज। बेसिकली बड़े बेटी से हमारे वीवर हैं, माजिद खान है मुल्तान से, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि सबूर साहब बहुत अच्छी, वो क्या उसे कहते हैं, हैदराबादी उर्दू बोल रहे थे, तो अब जरा इन्हें के अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करें। यासिर भाई, ऐसा है कि हमारे पश्तून कल्चर में डिफरेंट कास्ट सिस्टम है और कास्ट सिस्टम की फिर अपनी कुछ चीजें हैं कल्चरली। तो मैं आपको काकड़ी गाड़ा सुना देता हूँ। काकड़ी गाड़ा बेसिकली काकड़ी लैंग्वेज में जो शेर होते हैं उसको काकड़ी गाड़ा कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये ज्यादातर खुशी के मौके पे ये बनाए जाते हैं अपने हीरोज को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, या अपने महबूब को जब वो याद करते हैं या वो मिस करते हैं। तो मैं आपके लिए एक, मैं ये जो है ये हम बना लेते हैं, साथ साथ बनाते हैं। तो मैं आपको तो मैं पहले सुना देता हूँ, फिर उसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ आपके लिए उर्दू में। ठीक है, साथ में ये बोल दूं, आजम भट्टी बहुत प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं और वो सैल्यूट कर रहे हैं कि आपने ये जो हार्ड टॉपिक है इसको सेलेक्ट किया अपने प्रोग्राम के लिए और आपके काविशों को सराह रहे हैं। जी सबूर। आजम मेरे दिल के बहुत करीब है। आजम मेरा क्लास फेलो है और लाहौर से इनका ताल्लुक है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आजम जल्द बलूचिस्तान का विजिट करेंगे और बाकी पंजाब के लोगों को ये बता सकेंगे कि बलूचिस्तान जो है वो बहुत डिफरेंट जगह है जैसा उन्होंने सुना है। तो मैं आपको काकड़ी गाड़ा सुनाता हूँ। वो ये है कि ज़मादा ग्रान ददीद हवासी, ज़मादा ग्रान ददीद हवासी का यासिर खान बोरी लरासी। इसका मतलब ये है कि मुझे अपने महबूब जो दोस्त है उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। अगर मेरा महबूब दोस्त यासिर खान बोरी मतलब लोरालाई जो है वो आ जाए मुझसे मिलने के लिए। जी जी जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, कुछ वहाँ के अगर लोकल जो अशार हैं या कोई लोकल गीत हैं उसके एक दो लाइन अगर सुना दे, जरा लय में सुनाए ना सबूर। आवाज तो आपकी बड़ी कमाल है। चले, मैं कोशिश करता हूँ। आवाज तो मेरी अच्छी नहीं है। नौरित कतलाइसम नमखाड़वलाइसम मखमख यासिर नास्ते चेरे हाल वयलाइसम। बहुत जबरदस्त, ये बहुत जबरदस्त, एक्सेलेंट हो गया। प्रोग्राम में नई जान डाल दी सबूर ने। अच्छा, वीवर का सवाल आया है कि जैसे आपने इंट्रोडक्शन में अपने बताया कि माशाल्लाह आप आर्टिकल राइट कर चुके हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा अनफोल्ड करें कि कहाँ आर्टिकल राइट किए हैं आपने और कैसा रहा ये एक्सपीरियंस आपका? यस, ये एक्सपीरियंस में सबसे पहले तो अपने मैं टीचर्स को सलाम पेश करता हूँ, उनको दुआएं देता हूँ कि मेरी लाइफ बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। जो टीचर्स मेरे
बलूचिस्तान में थे, और स्पेशली जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी में जो बहुत बेहतरीन टीचर्स मिले, जो डॉक्टर फरजाना बारी, फातिमा एहसान, आलिया आमिर, और भी बहुत बेहतरीन टीचर मुझे मिले। तो ये क्रेडिट मैं उनको दूंगा कि जिन्होंने मुझे बताया कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, या रिपोर्ट हम कैसे लिखते हैं, या आर्टिकल कैसे लिखते हैं, या रिसर्च कैसे कंडक्ट करते हैं। बेसिकली मैंने मास्टर्स में पहली दफा अपनी रिसर्च लिखी। मास्टर्स में रिसर्च लिखने के बाद 2 दफा किटाकीशु फोरम ऑन एशियन वुमेन, ये जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए मैंने कुछ रिपोर्ट्स लिखे पाकिस्तान में औरतों के इश्यूज को लेके। फॉर एग्जांपल कि यंग फीमेल लीडर फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, एजुकेशन फॉर ऑल इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल। तो इस तरह के कुछ आर्टिकल्स मैंने लिखे, जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आर्टिकल्स लिखने का ये सिलसिला है, अनफॉर्चुनेटली मैं कंटिन्यू नहीं कर सका, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं। वो जो आर्टिकल्स मैंने लिखे वो रिसर्च बेस्ड थे, लाइक मैं रिसर्च करता था, छोटे छोटे मिनी रिसर्चेस, और उनसे डेटा लिख के उनकी बेस पे फिर मैं नैरेटिव लिखता था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मैं समझता हूँ कि किसी भी नौजवान को जो जहाँ भी पढ़ रहा है, जिस भी फील्ड में काम कर रहा है, उसको लिखना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लिखेंगे, जब तक हम अपने माशरे में रिसर्च नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखें कि हमारे माशरे में रिसर्च का बहुत ज्यादा फुकदान है। लाइक हम कोई भी सुनी सुनाई बात बगैर उसको वेरीफाई किए, बगैर उसको रिसर्च किए, बगैर उसको अनफोल्ड किए, हम एज इट इज कोट करते हैं, हम एज इट इज कहते हैं, जिसपे माशरे में जो है वो थोड़ा सा इख्तलाफ जो है या अदम बर्दाश्त जो है वो ज्यादा होता जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है रिसर्च करेंगे, हम थोड़ा सा लिखेंगे, हम थोड़ा सा अपने स्किल्स को इनहेंस करेंगे, तो मुझे लगता है एक तो ये है कि वो माशरे के जो जेन्युइन इश्यूज हैं वो भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे, दूसरा लोगों के स्किल्स भी इससे इम्प्रूव हो जाएंगे, तीसरा वो इससे अच्छा खासा कमा भी सकेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है तमाम लोगों के लिए। बहुत खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत बात की। और नाज़रीन को मैं बताता चलूँ, जो अब देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, कि जितनी भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये फेमिनिज्म और ये टोटली बेस कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट की, कि जितनी अच्छे तरीके से हम वुमेन के राइट्स को समझ सकेंगे, उसको ऑन कर सकेंगे, तो हम उतना ही ज़्यादा किरदार वुमेन की एम्पावरमेंट पे अपना रोल प्ले कर सकेंगे। कुछ लाइनें अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे आप अगर बात करें, बिकॉज अगर टाइम देखें तो 46 मिनट्स हम गुजार चुके हैं, और जैसे चिड़िया के पर लग के उड़ जाता है ना टाइम, वैसे उड़ गया, इतनी खूबसूरती से टाइम ये गुजरा है। तो जी, वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ कहें। थैंक यू यासिर भाई। देखें, जिस तरह मैंने बात की कि फेमिनिज्म जो है वो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट को भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। वुमेन एम्पावरमेंट आपके लिए डिफरेंट है, मेरे लिए डिफरेंट है, और सुनने वाले के लिए डिफरेंट है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हिलरी क्लिंटन ने बांग्लादेश का विजिट किया, वो बेसिकली वहां गई थी कि कुछ औरतों को बांग्लादेश के अंदर फंड कर सके, ठीक है। तो जब वो बांग्लादेश गई थी, उन्होंने पहले भी ग्रांट्स दिए थे, तो वो चाह रहे थे कि वो पहले वाले ग्रांट्स का फॉलोअप भी लिया जाए, मॉनिटरिंग भी की जाए, और कुछ और ग्रांट्स भी दिए जाए। तो जब वो बांग्लादेश गई, बांग्लादेश की औरतों से मिली, बेसिकली वो औरतें जो थी वो किसान थी, वो तो या खेती बाड़ी करती थी, या जो है वो भैंस बकरियां मवेशी पालना जिसे कहते हैं वो पाल रही थी। तो जब हिलरी ने उनसे हेलो हाय किया, उनके ग्रांट्स के बारे में पूछा, उनकी लाइफ के बारे में पूछा, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि हमारी लाइफ अच्छी है। किसी ने कहा कि मेरे पास बकरियां हैं पालने को, किसी ने कहा कि मैं खेती बाड़ी कर रही हूँ, किसी ने कहा मैं गायें जो है वो संभाल रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था बांग्लादेश की औरतों की जानिब से, वो हिलरी पे हुआ। वो ये था कि उन्होंने हिलरी क्लिंटन से पूछा कि आप क्या करती हैं, ठीक है। उन्होंने पूछा कि सबसे पहले तो ये बताया कि आपके कितने बच्चे हैं। तो हिलरी ने जवाब दिया कि मेरी तो एक बेटी है, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मजीद बच्चे पैदा करूं, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक तो औरतों ने वहां की जो औरतें थी वो आपस में बहुत ज्यादा परेशान हुई कि ये इतनी बड़ी खातून है, इतनी खूबसूरत खातून है, और अमेरिका से आई हुई है, और इसके कितने कम बच्चे हैं। अब उनके जहन में ये था कि इसके भी अच्छे खासे 12-20 बच्चे होंगे और वो उसको संभाल रही है, ठीक है, जो एक आम औरत के माइंड में जो एक कंसेप्ट होता है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताएं कि आपके पास अपनी जमीन है काश्त करने के लिए। तो हिलरी क्लिंटन ने कहा कि नहीं, मेरे पास तो मेरी जमीन नहीं है काश्त करने के लिए। कितने इनोसेंट क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। यस, ये मैं आपको एम्पावरमेंट बता रहा हूँ कि एम्पावरमेंट एक आम बंदे के लिए और एक अलग बंदे के लिए क्या है।
तो देन उन्होंने क्वेश्चन किया कि अच्छा, आपके पास जमीन नहीं है तो आपके पास माल मवेशी तो यकीनन होगा, मतलब आप कैसे रहती होंगी अमेरिका में, और आपके बच्चे भी नहीं है तो आप तो सारा दिन फारिग होती होंगी, आप यकीनन मुर्गियां पाल रही होंगी या बकरियां पाल रही होंगी या गाय भैंस आप पाल रही होंगी। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास तो माल मवेशी भी नहीं है। मैं जब व्हाइट हाउस में आने से पहले अपना कमाती थी, लेकिन अब जब व्हाइट हाउस में हूँ तो मैं अपना नहीं कमाती, तो मैं व्हाइट हाउस में ही होती हूँ। तो उस पे उन औरतों ने बड़ा ताज्जुब किया और उन्होंने बहुत अफसोस किया, और उनको बहुत अफसोस हुआ कि इस औरत के पास तो ना तो बच्चे ज्यादा हैं, ना तो इसके पास माल मवेशी है, ना इसके पास अपनी जमीन है। तो इसी तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो हर शख्स के लिए बहुत डिफरेंट है। मैं जिस एंगल से वुमेन एम्पावरमेंट को देखता हूँ कि बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि औरत को मर्द के मुकाबले में लाके खड़ा करना, जोर आजमाई में। बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि आप उससे पूछें, उसको आजादी राय होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक औरत कहती है कि फॉर इंस्टेंस उसको हस्बैंड कहता है कि आप जॉब करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन वो कहे कि नहीं, मैं जॉब नहीं करना चाहती, मैं घर संभालना चाहती हूँ, ये उसकी मर्जी है, तो ये राइट उसके पास होना चाहिए, ठीक है, उससे पूछना चाहिए, ठीक है। और अगर वो जॉब करना चाहती है तो वो जॉब करे। और इकोनॉमिक जो मैंने बात की कि दौलत पे जो है उसकी राइट्स जो है वो होने चाहिए। तो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है जिससे हम डरते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने आपको पहले भी बताया, वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है, प्रमोट किया। आयशा का बिजनेस आप ले लें कि आयशा जो है वो एक बेहतरीन बिजनेसमैन वुमेन हुआ करती थी तब उस जमाने में। तो ये बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट जो है या वो। एक और एग्जांपल अगर हम कोट करें तो हजरत खदीजा, जिनसे पहली शादी हुई थी आपकी कम उम्री में, और उनकी मतलब वो 45 इयर्स की थी, अल्लाह ताला लंबी शमा फरमाए, तो वो एक बेहतरीन ताजरा थी उस वक्त, सबसे बड़ी बिल्कुल बिजनेस थी, वूमन। इसमें कोई शक नहीं है जी, बिल्कुल थी। ये हमारे पास एक लाइव एग्जांपल्स हैं, अगर हम उनको कोट करना चाहें, अगर हम इस्लामिक उसका पर्सपेक्टिव ले लें तो ये हमारे पास है। तो बहुत खूबसूरती से सबूर आपने फेमिनिज्म को भी एक्सप्लेन कर दिया, और वुमेन एम्पावरमेंट को भी हमारे नाज़रीन ने बड़े अच्छे तरीके से आज के टॉपिक को समझ किया होगा। 50 मिनट हमारे गुजर के, सबूर बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ। लास्ट में बिल्कुल लास्टली अपनी जो फेवरेट डिशेज हैं या यहाँ के लोकल डिशेज हैं, रोज़ा है वैसे मुझे जिक्र नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में जरूर बताएं। और कोई फेवरेट प्लेसेस जहां आपने विजिट किया और बहुत अच्छा लगा हो, चाहे वो नेशनली और इंटरनेशनली है, तो वो जरूर जिक्र कीजिए। इसी दौरान मैं बता दूं, माजिद खान जिन्होंने आपसे गाने की रिक्वेस्ट की थी, तो वो सलाम भी कह रहे हैं, हाय कह रहे हैं जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू माजिद। पहली बात तो ये कि आप मेरे सबर का जो है वो इम्तिहान ले रहे हैं डिशेस का जिक्र करके क्योंकि मुझे इस टाइम शदीद भूख लगी हुई है। दूसरी बात यह है कि मुझे जो एक पश्तून कल्चर में जो हम लांदी बनाते हैं, बेसिकली वो खुश गोश्त होता है। सर्दियों के अंदर हम बकरे या दुम्बे ज़िबा करके उनके गोश्त को खुश करते हैं, और फिर जब बर्फबारी यहाँ होती है लोगों के अरमानों को ज़िबा कर रहे हैं, आपको पता है, दुम्बे और बकरे ज़िबा करके। जी जी, कंटिन्यू करें। तो वो मुझे लांदी बहुत ज्यादा पसंद है। उससे हटके जो मुझे पसंद है वो, मैं चावल बहुत शौक से खाता हूँ, हर तरह के चावल, मेरा और भी फेवरेट हैदराबादी बिरयानी और लाहौर की बिरयानी, निहारी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और इससे हटके मैं चूजी नहीं हूँ इतना ज्यादा, मैं कुछ भी खा लेता हूँ, खुशी से खा लेता हूँ। जी जी, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अगर प्लेसेस की बात की जाए तो यादगार यस। कोई आपकी? यादगार प्लेसेस तो बहुत सारी है। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। नो मैं डाउट। पाकिस्तान की बहुत सारी जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है, नॉर्दर्न एरियाज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। स्वात मुझे बहुत पसंद है। और मैं आपको इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं कि बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत है। नो डाउट, बलूचिस्तान उसके का जो बीचेस। लैंडस्केप है, बलूचिस्तान के जो बीचेस है, बलूचिस्तान के जो पहाड़ है, वो देखने वाले हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे कि इंशाल्लाह बलूचिस्तान टूरिज्म को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो इंशाल्लाह। मेरी फेवरेट जगह है वो जहाँ मैं गया हूँ, वो मुझे कैंडी बहुत ज्यादा पसंद है, श्रीलंका के अंदर। वो बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हाँ कहते जी, हैं बिल्कुल उनका कदम मुबारक है। कि यस। तो एडम्स पीक है वहाँ पे, वो बहुत जबरदस्त जगह है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कैंडी। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। बहुत खूबसूरती से सारी चीज़ों को आपने अनफोल्ड किया, अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबूर, टाइम का पता नहीं लगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे टॉपिक को कोशिश की कि
चंक्स उसके ले लें, क्योंकि फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 1 घंटा नाकाफी है। बुक्स लिखी गई हैं सैकड़ों हजारों। तो नाज़रीन का देखने का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने कमेंट किया, जिन्होंने क्वेश्चंस किए, और जो लोग बाद में देखेंगे उनका भी बहुत शुक्रिया। और कमेंट कीजिएगा, सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। मीनवाइल प्रोग्राम के लास्ट में अगर सबूर कुछ ऐड करना चाहें तो। यस, सबसे पहले तो मैं सीरियसली मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ आपके काम से। आपने जो ये काम शुरू किया है, ये बहुत बेहतरीन काम शुरू किया है, और आप यकीन करें कि इससे लोगों को बहुत रिलीफ मिलता है। रिलीफ इन अ सेंस कि लाइक आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन है और रमज़ान है, कुछ करने को है नहीं, तो इस तरह की डिस्कशंस होना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी बेहतरीन या खूबसूरत समाज में जो है वो डिस्कशन का आगाज़ होना या नॉलेज पे बात करना, मुख्तलिफ टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बहुत एप्रिशिएट करता हूँ यासिर भाई, आपके साथ बहुत खूबसूरत रिश्ता है मेरा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि प्लीज़ इस तरह की जो टॉपिक्स हैं और इस तरह के डिस्कशंस को कंटिन्यू कीजिएगा। और आखिर में आपके चैनल के तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके प्रोग्राम देखें, और मज़ीद खूबसूरत टॉपिक आपको वो बताएं कि जिनमें वो इंटरेस्टेड हो, ताकि उसको मज़ीद अनफोल्ड किया जा सके आपके प्रोग्राम में। तो बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अगर सबूर से कोई रब्ता करना चाहता है, बलूचिस्तान के बारे में जानना चाहता है, फेमिनिज्म के बारे में जानना चाहता है, या कुछ सीखना चाहता है, तो सबूर का नंबर जो है ये स्क्रोल बार पे चल रहा है। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और ये आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करेंगे। और इनको पेज पे भी इनके लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, ये आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। अगेन आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होते पता नहीं लगता, स्टार्ट करने का टाइम होता है, एंड करने का टाइम का पता नहीं लगता। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी 5 बजे। हमारे जो गेस्ट हैं फ़हीम साजिद हैं, सैयद फ़हीम साजिद। आज हम बिल्कुल एक यूनिक टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसका अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन नहीं हुई, आर्ट ऑफ नात ख़्वानी। इंशाल्लाह हम आर्ट ऑफ नात ख़्वानी को हम अनफोल्ड करने जा रहे हैं 5 बजे। रिनाउंड नात ख़्वां हैं, साउदर्न पंजाब का नाम है। तो इंशाल्लाह 5 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।